नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राजद ने बदल दिए अपने सारे मुस्लिम प्रत्याशी। जहां एक तरफ पिछले चुनाव में 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया था, वहीं इस बार सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया, वो भी नए चेहरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के एक भी प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं है। इसके क्या नफा नुकसान होंगे, आज हम बात करते हैं इसी विषयों पे अपने संपादक महोदय से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद आपको। मुसलमानों को इतना कम आंक के क्यों देखा जा रहा है? और ये नया जो प्रयोग है, पिछली बार 5 मुसलमान थे, उसमें से एक भी चेहरे इस बार नहीं। देखिए अजय जी, बिहार की राजनीति में या यूं कहे तो देश के राजनीति में अभी जो दौर चल रहा है उसमें मुसलमानों के लिए अग्नि परीक्षा का समय है जी। इसलिए है क्योंकि ये जो दौर है इसमें मुसलमानों को हर पार्टी इग्नोर कर रही है। वे भी जो इसका वोट लेते हैं और वे भी जो इसका वोट नहीं लेते। अब इसके कई कारण हैं, उस पर तो बाद में आएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं कि हम ही हैं जो आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन लोगों ने भी इस चुनाव में मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा। और आरजेडी उसकी जो सबसे बड़ी जो दावा करती है इस बात का, उसने महज 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। 5 उम्मीदवार पिछले चुनाव में थे, उन 5 में से एक भी उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं है, यानी कि सबका पत्ता साफ। 2 उम्मीदवार नए चेहरे हैं, हालांकि ये पुराने नेता हैं। अली अशरफ फातमी मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता हैं जो दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके हैं आरजेडी के टिकट पर। जदयू में वे चले गए थे, जदयू के महासचिव पद पे थे, इधर जदयू से इस्तीफा देकर आए हैं और मधुबनी से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है आरजेडी के। इसके अलावे अररिया, जहां से सरफराज आलम पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, इस बार उनके भाई शहनवाज आलम को चुनावी मैदान में उतारा गया है, यानी कि वे भी कट गए। अब अररिया से एक एक सीट पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे इन सीटों पर समीकरण बनने वाला है, कैसे इन सीटों पर जो पुराने प्रत्याशी नहीं है, जो नए प्रत्याशी हैं, उनके बीच क्या समीकरण बनेगा। तो सबसे पहले अररिया की बात करते हैं। यहाँ सरफराज आलम जो हैं वो पिछले बार 4 लाख मत लाए थे, 41% वोट लाकर भी ये चुनाव हार गए प्रदीप सिंह से, बीजेपी के जो वहाँ के अभी निवर्तमान सांसद हैं उनसे। इस बार उनके भाई शहनवाज आलम को वहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है, सरफराज आलम को टिकट नहीं दिया गया है। अब ये शहनवाज आलम और सरफराज आलम जो दोनों हैं, ये मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सीमांचल की राजनीति के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे और कई बार वे सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी बने। जब गृह राज्य मंत्री बने थे तो उनको लेकर विवाद भी हुआ था। तो अब ऐसे में वहां सरफराज आलम और शहनवाज आलम दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद और पारिवारिक मतभेद दोनों है। तो इसके बीच एक भाई का टिकट काटकर यदि दूसरे भाई को मिला है तो आप समझ सकते हैं कि वहां राजनीति में कौन सा खेल होने वाला है। सरफराज आलम पिछली बार अच्छा खासा संख्या में वोट लाए थे। शहनवाज आलम जो है ये अभी विधायक हैं आरजेडी के, ये AIMIM से चुनाव जीते थे, पाला बदल के आरजेडी में आ चुके हैं। अब उन्हें थमाया गया है टिकट। तो अब 2 भाइयों की लड़ाई में जो अररिया में है, वो प्रदीप सिंह कहीं बाजी न मारे, ये सबसे बड़ा ये सवाल है। और ये सवाल ये है कि ये सीट पर आरजेडी, वैसी स्थिति होगी तो आरजेडी लॉस कर जाएगा, लूज कर जाएगा इस सीट को। तो ऐसे में आरजेडी का जो ये फैसला है वो उसके उल्टा चला जाएगा। अब आइए बेगूसराय।
बेगूसराय में मोहम्मद तनवीर हसन को पिछले बार चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो तनवीर हसन को उस परिस्थितियों में उतारा गया जब वहां से सीपीआई के कैंडिडेट कन्हैया कुमार थे और कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था, चुनावी माहौल ऐसा बनाया गया था कि कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह को हरा देंगे। लेकिन आप जानते हैं बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को आरजेडी ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। ये जो इस बार उन्हें बिहार के किसी भी सीट से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि वे लड़ नहीं पाए, ये आज की नहीं है। 19 के भी समय ऐसा ही नो एंट्री का बोर्ड लगा था और उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाने वाला था, लेकिन वे तब सीपीआई के उम्मीदवार थे, उनका एक अपना सीपीआई में रुतबा था, तो इसलिए वे चुनाव मैदान में आए तो उन्हें रोकने के लिए आरजेडी ने वहां प्रत्याशी उतार दिया और मोहम्मद तनवीर हसन को उतारा ताकि तमाम मुस्लिम वोट कट जाए और कन्हैया कुमार को वो न जाए। तो वैसी परिस्थिति में इस बार बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे हैं, सीपीआई के कोटे में चला गया है, उपेंद्र राय उसके हैं उम्मीदवार हैं। तो अब कन्हैया वहां से तो एक मुस्लिम का सीट वो चला गया बेगूसराय का, जबकि वहां बेगूसराय से कई बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते भी हैं। जदयू से मुनाजिर हसन वहां से जीतते रहे हैं, उसके पहले भी कई बार रहा है। तो ये आपको बेगूसराय की बात हो गई। अब आ जाइए आप जो शिवहर सीट पर पिछले बार सैयद फैसल अली चुनावी मैदान में उतरे थे और वे 2,68,000 वोट लाए थे और 26% वोटों पर उनका अधिकार था। रमा देवी जो बीजेपी की वहां कैंडिडेट थी, उन्होंने उन्हें पराजित किया था। तो इस बार फैसल अली को विधान परिषद में भेज दिया गया है। वे लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, तो उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया है और शिवहर की सीट जो है रितु जायसवाल को दे दी गई है। तो यहाँ से भी मुसलमान का पत्ता साफ हो गया। पिछले प्रत्याशी जो थे वो यहाँ से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आइए आप जो बात करते हैं दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले बार चुनावी मैदान में उतरे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े पुराने नेता हैं, मुसलमानों में बड़े नेता एक मान सकते हैं आप। वे चुनावी मैदान में थे। इस बार उन्हें भी विधान परिषद में भेज दिया गया और दरभंगा की सीट ललित यादव को दे दी गई। दरभंगा में कई बार अली अशरफ फातमी जो इस बार मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं, वे सांसद रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में और मुस्लिम वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बार दरभंगा की सीट मुस्लिम को न देकर यादव पर दाव लगाया गया। तो ये कितना सफल होगा और कितना असफल होगा ये आगे पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ दरभंगा के चुनाव में भी सिवान का प्रभाव आपको दिखेगा। वो मैं जब सिवान पर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि सिवान का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखेगा। तो ये 4 सीट हुआ। 5वीं सीट है सिवान जहां से हिना साहब चुनावी मैदान में पिछली बार थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। ये एक सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में एक थे। उनके आरजेडी में रहने से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व वो देते थे, वो काम भी करते थे और उनमें ये पावर था कि वे अपना काम करवा भी देते थे जिसकी जरूरत होती थी। लेकिन अब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है, उस कद का कोई नेता भी आरजेडी में नहीं है। पहले लगता था एक प्रतिनिधित्व, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अब्दुल बारी सिद्दीकी, एम.ए. फातमी, तस्लीमुद्दीन, ये बड़े नाम थे बिहार के राजनीति के चेहरे के और आरजेडी के लिहाज से। लेकिन अब ये सब नाम छोटे हो गए। शहाबुद्दीन रहे नहीं, तस्लीमुद्दीन रहे नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का उम्र ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जाए तो मुस्लिम राजनीति हाशिए पर चली गई है और वे नेता ही अब आरजेडी में टिके हैं जिन्हें लालू यादव जो कहे वो मान जाए। तो सिवान में हिना साहब
से दूरी बढ़ गई है आरजेडी की। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि अभी सिवान के सीट का डिक्लेयर नहीं हुआ है, केवल एक सिवान ही सीट है जिस पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारे हैं। हालांकि अवध बिहारी चौधरी वहां चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हें हरी झंडी मिल गई है ऐसा कहा जाता था। लेकिन जब आरजेडी ने सूची जारी की तो उसमें उनका नाम गायब था, सिवान का नाम ही गायब था, सिवान होल्ड पे था। तो ऐसी स्थिति में सिवान में जो हिना साहब है, इनकी सहानुभूति पूरे बिहार के मुसलमानों के बीच है। तो ये दरभंगा में भी असर करेंगी, ये पूर्णिया में भी असर करेंगी, ये सब जगह असर करेंगी और सिवान में तो असर रहेगा ही। तो सिवान सीट, दरभंगा सीट, आपको अररिया सीट, ये सब सीट जो है वो मुस्लिम का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ हुआ करते थे। और आज इन सभी सीटों पर जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल है। अब मधुबनी से अली अशरफ फातमी को टिकट मिला है। मधुबनी से हालांकि मुस्लिम जीतते रहे हैं वहां से, लेकिन वहां से अशोक कुमार यादव चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट के तौर पे। तो वे हुकुमदेव नारायण के बेटे हैं, कई बार केवटी से अशोक यादव विधायक भी रहे हुए हैं और अच्छा खासा पकड़ है राजनीति में, बीजेपी के कैडर वोट तो हैं ही। तो इस स्थिति से देखा जाए तो मधुबनी का भी रास्ता आसान नहीं है जो इस बार के उनके नए प्रत्याशी हैं। और दूसरे प्रत्याशी जिसके बारे में मैंने बताया, अररिया के बारे में, दो भाइयों के बीच में वो लड़ाई फंसी हुई है। तो देखिए इस स्थिति में आरजेडी ने जितने मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं और जिन 5 मुसलमानों कैंडिडेट का टिकट इस बार काट दिया गया है, नहीं मिला है, तो उससे बिहार की राजनीति का जो प्रभाव है, जो दिशा है, वो जो मैंने बताया उसी राह पे कुछ जाती हुई दिख रही है। तो बिहार की राजनीति में मुसलमान कहीं ना कहीं हाशिए पे है। जहां आप जातीय जनगणना की बात करें तो मुसलमान लगभग 18% है, उसके बावजूद भी इनकी सत्ता में भागीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए तब तक अगली वीडियो के लिए, और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए।